अच्छा बच्चों, इसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस, इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा डाटाबेस क्या चीज़ होती है, कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस से क्या मुराद है और ये क्यों ज़रूरी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस के लिए। ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं। आज जो है हमने इसका जो डेवलपमेंट का और इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है मैनेजिंग का डाटाबेस का, वो हमने जो है ना आज वो हमें स्टार्ट करना है। ये बेसिक स्टेप्स हैं आपकी कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस जो है ना डेवलपमेंट के अंदर बनाने के अंदर। सबसे पहला तो है हम लोग डाटाबेस के फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। देन जो है हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो डाटाबेस रेलेवेंट जो टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कि हम लोग उसको पॉपुलेट करते हैं। पॉपुलेट करने से मुराद हम लोग डाटा एंट्री जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसकी मेंटेनेंस आ जाती है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आपने जो डाटा बेस पॉपुलेट की है उसको आपने रेगुलरली मेंटेन करना है उसको। डाटाबेस फंक्शंस से मुराद ये है कि आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आपने इसका काम स्टार्ट किया हुआ है, इस पर जो डाटाबेस आपको इसके लिए चाहिए। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में सीआरएम की टाइप्स पढ़ी थी। हमने बताया था कि डिफरेंट सीआरएम के टाइप्स डिफरेंट आउटपुट्स हैं उनकी, डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके, डिफरेंट उनकी जो है ना आउटकम्स हैं उसमें। स्ट्रेटेजिक सीआरएम की मैंने बताई थी, ऑपरेशनल सीआरएम की, एनालिटिकल सीआरएम की और कोलैबोरेटिव सीआरएम मैंने बताया था कि सीआरएम की टाइप्स हैं, इनके क्या मकसद क्या है, इनकी एक्सप्लेन किया था उसमें। कहते हैं डाटाबेस फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द सीआरएम रिलेटेड पर्पस फॉर विच डाटा इज एक्वायर्ड, एनहांस्ड, स्टोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड। कहते हैं कि जी सीआरएम के डाटाबेस के जो फंक्शन हैं वो क्या होंगे, वो ये डिफ़ाइन करता है कि जी आपने जिस पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको स्टोर करना है, उसको एनालिसिस करना है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है, किस पर्पस के लिए चाहिए, ये चीज़ जो है डाटाबेस के फंक्शन को डिफ़ाइन करती है। वो आपकी जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम के लिए डाटाबेस चाहिए होगा उसका फंक्शन और है, जो ऑपरेशनल सीआरएम के लिए डाटाबेस चाहिए उसका फंक्शन और है, जो एनालिटिकल के लिए चाहिए उसका फंक्शन और है, और जो कोलैबोरेशन चाहिए आपको सीआरएम के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर सीआरएम वाइज, उनके जो फंक्शंस हैं वो और है। आपकी जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम है वहाँ पे बेसिक डाटाबेस का फंक्शन क्या हो सकते हैं कि जी आप लोगों को वो वाले डाटा प्रोवाइड किया जाए कि ओवरऑल कस्टमर रेलिवेंट कस्टमर पिक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कर सके ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए। इसी तरह आपका जो एनालिटिकल सीआरएम है, इसमें आपको वो वाली इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आपको एनालिसिस करने के लिए, आपको डिफरेंट रिपोर्टिंग के लिए, डिफरेंट किस्म के जो है ना आपको वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है ना जो डाटाबेस चाहिए वो आपका एनालिटिकल सीआरएम से जो है ना वो लिंक करता होगा। ऑपरेशनल सीआरएम से मुराद वो वाले डाटाबेस जो कि जिस आपको इंतहाई अप टू डेटेड डाटा, और वो डाटा जो कि कस्टमर इंटरेक्शन करते वक्त जब आपके कस्टमर से इंटरेक्शन होती है वो उस टाइम आपको जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसका इस्तेमाल और है। ये जो तीन चार मैंने अभी बताई हैं, इसका कोलैबोरेटिव सीआरएम भी है। कोलैबोरेटिव सीआरएम के फंक्शन से मुराद जब आपने मल्टी डिपार्टमेंटल टीम के अंदर आपने काम करना है सीआरएम के हवाले से, या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो फिर ज़रा आपकी वो सीआरएम के टाइप्स कोलैबोरेटिव सीआरएम होगी। और कोलैबोरेटिव सीआरएम का जो डाटाबेस है उसका जो फंक्शन है वो है। अब कोलैबोरेटिव सीआरएम के जो डाटाबेस का फंक्शन क्या हो सकते हैं कि जी फाइनेंस वालों से जो है ना वो हमने अपनी कॉस्टिंग निकाल के फाइनेंस वालों से अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट लेंगे, उसको जो है ना फिर अपने हमने उसकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। अभी देखें, अभी डाटाबेस का मल्टीपल फंक्शन है, इसमें कॉस्ट भी चाहिए और साथ साथ दूसरा पहलू जो है कि हमने अकॉर्डिंगली प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने जो है ना वो डिवाइस करनी है हमने। ऐसी जो डाटाबेस का फंक्शन हो रहा है। ऑपरेशनल सीआरएम की जैसे हम बात करते हैं कि कस्टमर फेसिंग पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे कस्टमर के साथ आपके इंटरेक्शंस हैं, उस तरह के जो डाटाबेस है उनका फंक्शन हो रहा है
कि अगर कस्टमर ने कॉल किया आपको, उसने अपना आईडी कार्ड नंबर बताया, आप लेट्स से आप कोई बैंकर हैं, उसने अपना आईडी कार्ड नंबर बताया, तो आप कुछ सारा का सारा जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका बैंक में बैलेंस कितना है, लास्ट टाइम उसने ट्रांजेक्शन कितनी की है, उसके पास एटीएम कार्ड कौन सा है, उसकी लिमिट क्या है, उसके जो है ना वो कोई लोन अगर उसमें पे करना है तो उसका क्या स्टेटस है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल सीआरएम में आएंगी कि आप वो आपके हैंड्स ऑन होना चाहिए, ताकि कस्टमर के साथ बात करते वक्त जब कस्टमर ने कॉल की है बैंक में, तो वो कोई भी चीज़ पूछे, कोई इन्फॉर्मेशन सीख करे, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे अवेलेबल होनी चाहिए और वो अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है, रिसेंट अपडेटेड होनी चाहिए। इसी तरह एनालिटिकल सीआरएम है कि एनालिटिकल सीआरएम में आप कस्टमर हिस्ट्री देख लेते हैं कि कस्टमर ने ओवरऑल अभी तक कितने आपसे परचेज़ किया, और वो जो है ना कस्टमर ने अभी तक नए कस्टमर कितने रेफ़र किए हैं आपको, वगैरह वगैरह। ये एनालिटिकल सीआरएम है। ये सीआरएम की टाइप्स पे डिपेंड करता है कि आपके उस डाटाबेस का फंक्शन क्या है। अगर आपको सीआरएम की टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप जो है जो अपनी डाटाबेस फंक्शन को अच्छे तरीके से डिज़ाइन और डिवाइस कर सकते हैं। एनालिटिकल डाटा रिजाइड्स इन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अच्छा, आपका जो डाटाबेस है या आपकी जो डाटा है, इसके कह लें दो सबसेट हैं या दो तरीक़ाकार हैं डाटा को सेव करने के, स्टोर करने के। उसकी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके नाम पता होना चाहिए। वो है, पहला है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डाटाबेस और दूसरा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डाटाबेस, OLAP डाटाबेस और OLTP डाटाबेस। कहते हैं कि जो एनालिटिकल सीआरएम के रेलिवेंट जो डाटा आपको चाहिए वो आपका पड़ा होगा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डाटाबेस में, जहाँ पे आपको एनालिटिक्स के लिए डाटा आपने स्टोर किया हुआ है। और जहाँ तक बात है आपके जो ऑपरेशनल सीआरएम है, ऑपरेशनल सीआरएम के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो पड़ा होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डाटाबेस। अब जैसे मैंने बताया कि कस्टमर फेसिंग पॉइंट्स पे आपके जो सीआरएम की टाइप्स है उसको हम लोग ऑपरेशनल सीआरएम कहते हैं, और ऑपरेशनल सीआरएम जो है उसका लिंक आपके ट्रांजैक्शन से है, ठीक है। अब जो जब ट्रांजैक्शंस जो हैं के लिए कस्टमर ने आपसे इंटरेक्ट किया है, अब ट्रांजैक्शन क्या है, कोई भी रीसेंट एक्टिविटी है, डेली रूटीन की एक्टिविटी है। अब जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए डाटा आपके पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, डाटा आपके पास सिंगल क्लिक पे डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि कस्टमर रेलिवेंट, और वो आपको मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डाटाबेस में। द इंफॉर्मेशन इन OLAP डाटा इज़ नॉर्मली ए समराइज एक्सट्रैक्ट ऑफ। अब इसमें बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि आपका जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग डाटाबेस है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग डाटाबेस से आती है सारी। जैसे आपकी पिछले पूरे दिन के अंदर क्या एक्टिविटी हुई, ये आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डाटाबेस के अंदर अवेलेबल होगा ये वाला। अब ये कल की जो सारी की सारी रिपोर्टिंग है वो आज हम इसको कहते हैं कि वो आपका जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है उसके अंदर वो सारा का सारा डाटा जो है ना वो फॉरवर्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि वो फिर एक रीसेंट एक्टिविटी से निकल के, रीसेंट ट्रांजैक्शन से निकल के वो चला जाएगा आपका समराइज्ड फॉर्म में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डाटाबेस के अंदर चला जाएगा। The analytical database might also draw in data from a number of internal and external sources। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि जो आपका जो एनालिटिकल डाटाबेस है उसके लिए जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपके पास मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से आप लोग वो डाटा ड्रॉ कर सकते हैं। अब उनको हम देखते हैं आगे जाके कि वो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है नेक्स्ट जो उसका फेज़ है वो है डिफाइन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कौन कौन सी है। द पीपल बेस्ट प्लेस टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन आर नीडेड। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जी हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन हमें उन लोगों से मिलेगी जो कि कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि मार्केटिंग के लोग हैं, जो कि आपको से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या हमें इस में हेल्प आउट कर सकते हैं कि डाटाबेस मैनेज करने के लिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है और वो काम आ सकती है। अच्छा, अब इसमें कोई चीज़ भी, जैसे हमने वो पार्टनर सिलेक्शन की बात की थी, उसमें जब हमने डेवलपिंग एंड मैनेजिंग CRM प्रोजेक्ट्स पढ़ा था, उसमें एक पार्टनर सिलेक्शन यानी कि जिसने हमें वो सारी टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन प्रोवाइड करना है CRM प्रोजेक्ट का,
वो जो है जब हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं अपने डाटाबेस बनाने के लिए या सीआरएम के मैनेज करने के लिए, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी काफ़ी सारे जो है ना वो होते हैं, उसमें फील्ड्स होती हैं। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर का ताल्लुक़ कहाँ से है, कस्टमर की ऑक्यूपेशन क्या है, कस्टमर की इनकम क्या है, उसका फैमिली साइज़ क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में है या जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में है। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको किसी कुछ ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड हो कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। अच्छा, वो कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जी कस्टमर के इंटरेस्ट क्या हैं, कस्टमर की हॉबीज़ क्या हैं, कस्टमर का पैशन क्या है। और ये इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट लेट से नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके सेल्स के, मार्केटिंग के और जो आपके सर्विसेज के जो लोग हैं वो बताएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ये फ़लाँ इन्फॉर्मेशन भी इससे लिंक करती है, इसलिए ये वाली फ़लाँ इन्फॉर्मेशन भी हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है अच्छे तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज कर सकें हम लोग। अच्छा, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की बात कर रहे थे। आपके पास कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ डाटा होगा, सेल्स के पास डाटा होगा। अच्छा, एक चीज़ है इसमें कि इस बुक में ये जो स्लाइड्स मैंने आपको फॉलो करवा रहा हूँ, जो बुक फॉलो करवा रहा हूँ, इसमें जो है ना ऑथर वो मार्केटिंग और सेल्स को अलग अलग मेंशन करता है। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। सेल्स बेसिकली मार्केटिंग का ही एक पोर्शन है, ठीक है। हर आथर की अपनी राय होती है, लेकिन मेरे जो राय है और मेरे जो इल्म के मुताबिक सेल्स मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना कि जिस मार्केटिंग में तो सेल्स आती है तो सेल्स अलग से मेंशन क्यों है, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। मार्केटिंग के जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है डिफरेंट किस्म की, कस्टमर के रिलेटेड डाटाबेस बनाने में। सेल्स वालों से मिल सकती है, सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह हैं उनसे मिल सकती है, फाइनेंस वालों से मिल सकती है। अच्छा, मार्केटिंग वालों से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमने जो लास्ट जो प्रमोशनल कंपेन अपनी चलाई थी उसमें हमारा जो ऐड है, एडवर्टीज़मेंट है हमारी, वो कितने लोगों ने कितनी बार देखा था, या नारवाल की जो यूथ है उनमें से कितने लोगों ने कितनी बार देखा था। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा ये आ जाती है कि जो हमारी पिछली कंपेन का फीडबैक क्या है, लोग इस तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमारी पब्लिसिटी कैसी हो रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है हमारे मार्केटिंग के पर्सोनल से, मार्केटिंग का जो स्टाफ है उससे मिल सकती है। सेल्स के लोग हमें ये बता सकते हैं कि जी हमारी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके बारे में कस्टमर का फीडबैक क्या है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हमें बंद कर देना चाहिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें सेल्स के लोग बता सकते हैं, हमारी कंपनी के जो सेल्स के लोग हैं। ये क्योंकि इंटरनल है, मार्केटिंग भी सेल्स भी, इसलिए इंटरनल के जो है ना वो तनाजुर में आएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास सोर्स है वो है सर्विस। ऐसे हमारा स्टाफ जो कि आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक उसमें डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग आ जाती है, क्योंकि किसी ने हमसे वो परचेज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हम बनाते हैं वो कोई कमर्शियल स्टोव बनाते हैं, कमर्शियल चूल्हे बनाते हैं हम लोग, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब किसी ने हमसे चूल्हे परचेज़ कर लिए अपने होटल के लिए, तो चूल्हों का या जो ओवन है, जो बड़े साइज़ के ओवन हैं, उन ओवन्स को ऑपरेट कैसे करना है, उसके लिए हमने अलग लोग रखे होंगे जो कि जाके कस्टमर को ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे कि इस ओवन को इस्तेमाल करने का ये तरीकाकार है, इस चूल्हे को इस्तेमाल करने का ये तरीकाकार है। ये वाले सर्विस के लोग होते हैं। सर्विस के लोग भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि जब हम आफ्टर सेल सर्विस के लिए जाते हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, वारंटी है, गारंटी है, मेंटेनेंस है वगैरह, जो भी सर्विस है आफ्टर सेल की, उसमें कस्टमर जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अभी मैं ओवन की एग्ज़ाम्पल ले रहा था कि जी कस्टमर इस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि जब मैं ओवन अपनी रेस्टोरेंट में जाकर चलाऊँगा तो ओवन से जो उसकी हीट है वो साइड्स पे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि जो साइड्स पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसकी वजह से स्पॉयल और ख़राब ना हो जाएं।
ठीक है। वो सर्विस वाले लोग आपको ये बता सकते हैं। इसके अलावा सर्विस वाले लोग ये बता सकते हैं कि जी जब आप जब उसको कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है तो परचेज़ करने के बाद जब उसने अपने अपने घर में, अपने होटल में, अपने किसी जहाँ पे भी आपने उसने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उसको कैरी करना इजी है, मुश्किल है, ये सूरत हाल भी इसमें आ जाती है। ये सर्विसेज में लोग चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ रही है सीधे वाले से मेरे जहन में, वो ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है मैनेजमेंट साइंसेस का। उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो पढ़ते हैं स्टूडेंट उसमें। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी है आती है कि आपने अपने जो प्रोडक्ट्स जब आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, बना लेते हैं, बनाने के बाद वो जो चीज़ है उसकी कस्टमर तक जो पहुंचाना है वो भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। बेहतर से बेहतर होने से क्या मुराद है कि सस्ती तरीके से चीज़ वहाँ पे पहुंच जाए, बगैर डैमेज हुए पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। अब एक बंदे के बारे में मैं सुन रहा था, वो गुजरात का है शायद वो बंदा, वो कहता है कि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है कि जब आपने फर्नीचर तैयार करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेड तैयार कर रहे हैं या टेबल तैयार कर रहे हैं या ऐसे कुछ भी चीज़ तैयार कर रहे हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल हम बेड की एग्जांपल लेते हैं कि आपने बेड तैयार करना और बेड तैयार हो के यहाँ से फॉर एग्जांपल वो कनाडा जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है या पाकिस्तान में कहीं पर जाना है, तो अब बेड अगर हम रखेंगे वो तो काफ़ी सारी जगह घेर लेगा उसके अंदर, अपने कंटेनर के अंदर या ट्रक के अंदर जिसके ऊपर भी जाना है। वो बंदा ये डायमेंशन बताता है कि आपने इस डायमेंशन को आपने जो है ना वो बेड तैयार करना है। लाइक बेड की जो आप वो कह लें कि बेड की टेक है उसका एंगल ये होना चाहिए, उसकी मोटाई ये होनी चाहिए, उसकी साइड्स जो है जिसे हम लोग पंजाबी में लरे बोलते हैं, उसकी जो साइड्स जिसके ऊपर वो सारा का सारा बेड स्टैंड करता है, ठीक है, उसकी डायमेंशंस ये होनी चाहिए। अब वो बंदा इस चीज़ का एक्सपर्ट है कि कल को जब आपने वो चीज़ बनाने के बाद फैक्ट्री से निकाल के आपने पर्टिकुलर जगह पे पहुंचानी है तो कम से कम जगह लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, कम से कम जगह एक कंटेनर में लेके दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। इस चीज़ का एक्सपर्ट है कि आपने जो सा भी फर्नीचर बनाना है वो फर्नीचर बताओ उसको, वो आपको उसके एंगल्स, उसकी मोटाई चौड़ाई जो है ना वो सारी चीज़ें बता देगा कि इस एंगल के बनाओगे तो इसकी जो मूवमेंट है वो ईजी होगी और सस्ती होगी। क्योंकि कंटेनर में जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा वो वाला बेड जो है उतने जो है ना उसके चार्जेस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा होंगे। ये भी सर्विसेज वगैरह में आता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। इसके बाद फाइनेंस के लोग जो हैं वो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो सकते हैं। फाइनेंस के लोग जो हैं वो आपको कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री के बारे में गाइड कर सकते हैं कि कस्टमर ने जो है लास्ट चीज़ें परचेज़ की थी या कस्टमर ने अभी तक हमारी कितनी चीज़ों की पेमेंट कस्टमर की बाकी रहती है करने वाली, कितना जो है वो रेगुलर है पेमेंट करने में। उसके अलावा अभी तक टोटल इसकी जो कस्टमर लाइफ टाइम कस्टमर ने अभी तक हमें जो अर्न करवा दिया है वो कितना है, इसकी फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है और इससे हमने प्रीमियम कितना चार्ज किया वगैरह, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंस के लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास इंटरनल सोर्सेज थे। इंटरनल और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं डाटाबेस में इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए। ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं आगे जाके उनके बारे में बताता हूँ आपको वो कौन कौन से हैं। डाटा ऑडिट बिफोर डाटा एक्विजिशन, ये कहते हैं कि ये इससे मुराद है कि आपने फर्दर डाटा ऑब्टेन करने से पहले, कि आपने डाटा मज़ीद कलेक्ट करने से पहले आपने ये चेक करना है कि आपके पास डाटा अवेलेबल कौन कौन सा है। ये ना हो कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने नारवल के अंदर कितने ऐसे मेल हैं जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS है, मिसाल के तौर पर 16 जमातें पढ़े हैं वो वाले। अब ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी लेकिन हमने क्रॉस चेक ही नहीं किया कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या नहीं अवेलेबल हमें। ये चेक किए बगैर हमने दोबारा डाटा सर्चिंग स्टार्ट कर दी, दोबारा हमने खर्चा किया इस चीज़ का, ये हमने चेक ही नहीं किया कि ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए जब भी आप लोगों ने अपने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जब आपने वो देखनी है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, उससे पहले आपने डाटा ऑडिट करना है कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगी उसको दोबारा आपने सर्च नहीं करना, आपने जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही आपने दोबारा सर्च करनी है। इंटरनल डाटा आर द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट CRM प्रोग्राम्स।
आपका जो इंटरनल डाटा है वो बेसिक बुनियाद होती है आपके किसी भी CRM प्रोजेक्ट की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जो भी प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट करने हैं उनका बेसिक जो निसार होता है आपको इंटरनल डाटा के ऊपर होता है। अगर आपके पास इंटरनल डाटा आपने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया हुआ तो आप जो है बेसिक जो अपने CRM प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपना इंटरनल डाटा भी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना है और ये चीज़ लाजमी है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये कहते हैं कि जी आप अपने कस्टमर से कितने लिंक्ड रहें, कितने राब्ते में रहते हैं, कितनी आपकी उस कस्टमर से मुलाकात होती है फ़ोन पे या फेस टू फेस, इस चीज़ के ऊपर इंसार है कि आपके पास कस्टमर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कितनी है। अगर आपने कस्टमर से कभी रब्ता ही नहीं किया, कस्टमर से कभी इंटरेक्ट नहीं किया आपने, तो आपको ये अच्छे तरीके से आप ये बावर नहीं कर सकते, आप ये चीज़ नहीं समझ सकते कि आपको कस्टमर के मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और जो है वो मिल सकती है और कौन सी अवेलेबल है आपके पास। इसलिए कस्टमर कॉन्टैक्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर द कलेक्शन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जी कस्टमर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है। कुछ तो मैंने पहले बता भी दी हैं आपको, ठीक है, कि जी कौन कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट भी होती हैं, कुछ मज़ीद भी चाहिए होती हैं, मैंने बता दी हैं। ये वो दोबारा बता रहा है। कॉन्टैक्ट डाटा, कस्टमर से जो कॉन्टैक्ट का डाटा है, लाइक उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका फेसबुक का जो ID है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है और आपको कौन सा कॉन्टैक्ट उसके लिए चाहिए। उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आ सकती है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में ये आ सकता है कि जो है लास्ट टाइम कस्टमर ने कब आपसे रब्ता किया था, आपने कस्टमर से लास्ट टाइम कब रब्ता किया था। अब इसकी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूं कि जो है अब ये नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बाकी चीज़ों से भी लिंक करेगी, फ्यूचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी लिंक करेगी। ये हमारे घर में ना PT सेल का इंटरनेट लगा हुआ है, वो 8 MB की जो है ना पर सेकंड की स्पीड है उसकी है, जो ऑफिशियल स्पीड है। जब हमने स्टार्ट में लगवाया था ना इंटरनेट, हमने उसकी जो स्पीड रखवाई थी वो रखवाई थी 2 MB पर सेकंड। ये काफ़ी पुरानी बात है, 2 MB पर सेकंड हमने उसकी स्पीड रखवाई थी। उसके बाद जो है हमें तो जो 2 MB का हमने कनेक्शन लगवाया था उसमें जो है उसके एक सर्टन उसके चार्जेस थे, वो हम चार्जेस पे करते थे उसके। अब कुछ अर्से बाद जो है ना, कुछ 4-6-8 मंथ बाद हमें जो है वो कॉल आई PTCL की तरफ से, हेल्पलाइन की तरफ से। वो कहते हैं कि जी आप हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, हम आपको एक फ्री अपग्रेड देना चाह रहे हैं। फ्री अपग्रेड से मुराद कि जी आपका जो 2 MB की स्पीड है उसको आप 4 MB कर लें, ठीक है, 4 MB पर सेकंड, तो आपसे जो ना एडिशनल पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा कि ये ऑफ़र जो है ना मैं अभी नहीं अवेल करना चाह रहा, बाद में कर लूँगा, जो भी है। मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया। वो कहते हैं कि बाद में आप इसको अवेल नहीं कर सकते, ये सिर्फ सेलेक्टेड कस्टमर्स के लिए है और आप भी खुद कॉल करके नहीं लगवा सकते। जिन जिन को ये कॉल जाएगी सिर्फ वही ये फ्री अपग्रेड करवा सकते हैं। तो मैंने करवा लिया मैंने, ठीक है, 4 MB का। 4 MB से स्पीड कुछ बेहतर होगी। अब जो है कुछ अर्सा पहले दोबारा फिर कॉल आई। वो कहते हैं कि जी आप जो है अपनी ये जो स्पीड है इसको 4 MB से बढ़ाकर 8 MB कर लेंगे, फ्री अपग्रेड है। तो मैंने कहा फ्री अपग्रेड, तो मुझे घर में ज़रूरत भी थी ज़रा इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने की। मैंने कहा चलो अब कर दो, फ्री अपग्रेड है। तो अब वो उन्होंने जो है ना दोबारा मेरे से ही क्यों रब्ता किया उन्होंने, पहले भी तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ़र किया था। तो मैं दोबारा इसलिए किया क्योंकि ये वो वाला कस्टमर है जिसने लास्ट टाइम भी हमारी ये जो अपग्रेड की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया था, उसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए दोबारा रब्ता किया। मैंने 8 MB की स्पीड मैंने अपग्रेड करवा ली। अब एक 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे दोबारा फिर कॉल आई। मुझे कहते हैं कि जी आपने पहले भी हमसे अपग्रेड करवाया और हम शुक्रगुजार हैं आपके, ऐसे कोई बात की उसने। अब जो है हम लोग अपग्रेड दे रहे हैं कि 12 MB पर सेकंड की स्पीड पे। मैंने कहा यार मज़ीद अब नहीं चाहिए, मेरा 8 MB से बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। और मैंने कहा आप लोग वक्ती तौर पे पैसे चार्ज नहीं करते, लेकिन आप लोग को 6-8 महीने बाद, साल बाद आप ओवरऑल ही रेट इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। बहरहाल मैंने जो है ना वो उनकी ये अब की बार उनकी जो ऑफ़र मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। अब इसमें जो है इसी बता एग्जांपल देने का मकसद ये है कि अब जब
हेल्पलाइन से जब कॉल है मुझे, और जो पीटीसीएल का नुमाइंदा था उसने मुझे कॉल की, तो उसके पास सारी हिस्ट्री थी कि इसके पास लास्ट जो अभी कनेक्शन है उसकी स्पीड क्या है, और इससे पहले इसने अपग्रेड करवाया या नहीं करवाया। अगर तो मैं पहली बार एक्सेप्ट ना करता 2 MB वाली, तो शायद मुझे इसके बाद वो दोबारा कॉल ना करते वो। लेकिन क्योंकि मैं 2 बार उनका अपग्रेड एक्सेप्ट कर चुका था, ठीक है, इसलिए वो मेरे से फर्दर भी राब्ते में रहे। इसके अलावा जब उनको कॉल करें तो वो ये भी कहते हैं कि जी आप अपना ईमेल एड्रेस बता दें, आपको आपका जो बिल है वो आपकी ईमेल पे आ जाया करेगा एंड ऑल दैट। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, जिसकी बेस पे फर्दर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमने उन्हीं लोगों से रब्ता करना है जो कि ऑलरेडी फ्री अपग्रेड्स की फैसिलिटी जिन्होंने अवेल की है, ठीक है। अब ये एग्जांपल देने का मकसद था कि उनके पास कॉन्टैक्ट डाटा हो सकता है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो सकती है, ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसने जो है हमसे लास्ट टाइम कब की थी, करंट पाइपलाइन क्या होता है, एक पाइप में होता है कि जी एक चीज़ आप एक तरफ से डालते हैं दूसरी तरफ से निकल जाती है। अब इसका यहाँ पे मतलब ये है कि अभी उसके साथ मिलके आप लोग जो है वो कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग। अब जैसे अब आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल की बिल्डिंग जो है वो अभी बन चुकी है, दो ब्लॉक बन चुके हैं, तीसरा भी मतलब 3 मुकम्मल हो चुके हैं, 2 अकेडमिक है और एक जो है ना वो है आपका एडमिन ब्लॉक है। अब देखते हैं कि जी अब ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, एनएलसी कर रही है, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है वो काम कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल के लिए। अब उनके करंट पाइपलाइन में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी चल रहे हैं, यानी कि काम ऐसे कौन से स्टार्ट हुए हैं जो कि हमने पाइपलाइन के दूसरी तरफ से फिनिश करके निकालने हैं। वो जी आपका एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है, वो बन रहे हैं अभी, वो पाइपलाइन के अंदर हैं, वो भी काम चल रहा है उनके ऊपर, वो भी कह लेंगे 50-60% जो है ना अभी वो कंप्लीट हो चुके हैं, फर्दर उनके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके भी ड्राइंग्स के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि उनके मैप्स के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर अभी काम हो रहा है। इससे मुराद है कि करंट पाइपलाइन। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कस्टमर के को आप कौन सी ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे ये अभी वो 12 MB वाली की मैंने एग्जांपल दी, वो कल को अगर 16 MB का अपग्रेड आएगा तो दोबारा मुझे कॉल करके कह सकते हैं कि सर 16 MB का आप जो है ना वो अपग्रेड करवा लें, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करवा लें। अगर ये हम यूनिवर्सिटी नारवल की एग्जांपल लें तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपके शायद नॉलेज में आई डोंट नो है कि नहीं, आपकी ये जो नई बिल्डिंग है इसमें 37 टोटल बिल्डिंग्स बननी है। इसका जो मैप है ना उसके अंदर 37 बिल्डिंग्स बननी है पूरी की पूरी, डिफरेंट किस्म की हॉस्टल्स हैं, मेस हैं, आपके जो है ना वो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, आपका एग्जामिनेशन का जो है ना वो ब्लॉक है, आपका जो है ना वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट है, डिफरेंट किस्म की रहायशें हैं वगैरह वगैरह, 37 नई डिफरेंट बिल्डिंग्स बननी है। अब अभी तो हमारे एनएलसी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सिर्फ 4-5 बिल्डिंग के, जो 3 उनमें से कंप्लीट हो गई हैं, 2 उनमें से जो है ना वो कंस्ट्रक्शन जारी है और 1-2 ऐसी है जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। लेकिन एनएलसी को पता है कि इन्होंने अभी 20-25 किस्म की और बिल्डिंग बनवानी है इन्होंने। तो ये जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल हमसे फलां बिल्डिंग्स भी बनवाए, ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, ये कम्युनिकेशन प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कि कस्टमर क्या प्रेफर करता है कि उससे किस तरीके से रब्ता किया जाए, थ्रू फ़ोन रब्ता किया जाए, थ्रू ईमेल रब्ता किया जाए, थ्रू मेल रब्ता किया जाए, और अगर थ्रू फ़ोन रब्ता करना है तो किस उसके जो है मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया जाए, उसके ऑफिस के नंबर पर रब्ता किया जाए। और लेट से जी मोबाइल फ़ोन पर रब्ता करना है तो किस टाइम में, सुबह 9 से 5 में रब्ता करें, उससे पहले करें, उसके बाद करें, किस दिन में। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस हैं कि कस्टमर क्या प्रेफर करता है कि उसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, किस टाइम में कम्युनिकेट किया जाए। सर्विस हिस्ट्री, लास्ट टाइम उसने कब जो है ना वो सर्विस करवाई थी आपसे अपने प्रोडक्ट मतलब आफ्टर से सर्विसेज वगैरह उसमें हमने अवेल की थी। इसकी एग्जांपल अगर आपको दूँ मैं, नारवल के अंदर सुजुकी का शोरूम है, सुजुकी का जो शोरूम है वो साथ साथ उनके पीछे वर्कशॉप भी है। अब वो जो भी बंदा गाड़ी उनसे परचेज़ करता है वो उसको एक पैकेज देते हैं डिफरेंट किस्म का कि आप इतने पैसे दें तो आपके फ़लाँ ये जो काम है आपके, चाहे वो उसका काम है, टायरों का काम है, सस्पेंशन का काम है, इंजन का काम है, ट्यूनिंग वगैरह, वो चीज़ें जो है ना हम आपको वो कर देंगे सस्ते रेट्स पे, आपको जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अब कस्टमर ने गाड़ी परचेज़ करवाने के बाद जब ऑयल चेंज का टाइम हुआ तो उसके पास चला गया, उसने ऑयल चेंज करवाया, फलां काम करवाया, और वो सारा का सारा डाटा जो है वो सुजुकी शोरूम वाले अपने पास रख लेते हैं कि लास्ट टाइम जब कस्टमर आया था तो उसने अपनी जो गाड़ी है उसकी कौन कौन सी सर्विस करवाई थी उसने। जब वो जाएगा दोबारा तो कस्टमर को वो बताएंगे कि जी लास्ट टाइम आपने सस्पेंशन का काम नहीं था करवाया, इस बार आपका
सस्पेंशन का काम भी ड्यू है तो आप अपने गाड़ी के सस्पेंशन का काम करवा लें। ये डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन की फील्ड्स हैं, इससे ज़्यादा और भी हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताई थी आपकी, कस्टमर के इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर के पैशन क्या है, हॉबीज़ क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, और उस नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसमें। इन्हांसिंग द डाटा। अच्छा, अब हमारे पास हम अभी बात कर रहे थे कि जी डाटा, हमने इन्फॉर्मेशन जो 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 रिक्वायर्ड है वो हमने देख ली, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज देख लिए। अब डाटा को हमने इन्हांस कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, इंक्रीज़ कैसे करना है। एक्सटर्नल डाटा कैन बी यूज टू इन्हांस द इंटरनल डाटा। जैसे मैंने बताया था कि जो आपको जो इंटरनल डाटा वो बेस है किसी भी CRM प्रोजेक्ट या आपके CRM डाटा बेस की, लेकिन इंटरनल डाटा जो है वो भी, उसको भी आप टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करते रहते हैं। कुछ तो आपकी इंटरनल एक्टिविटीज़ है, लाइक सेल परचेज है, कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से भी डाटा आपका इम्प्रूव होता रहता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल डाटा जो है डिफरेंट किस्म का, वो एक्सटर्नल डाटा को यूज़ करते हुए आप लोग अपने इंटरनल डाटा को इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। एक्सटर्नल डाटा कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज एंड मार्केटिंग डाटाबेस कंपनीज। आप अपने एक्सटर्नल डाटा कहाँ से ले सकते हैं? कुछ तो ऐसे हैं कि आप अपने मार्केटिंग रिसर्च करवा लेते हैं, प्राइमरी रिसर्च, वो हम आगे जाके देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में क्या फ़र्क है। आप जो है मार्केटिंग रिसर्च कंपनी से जो है डाटा, वो आप उसे अपने काम की रिसर्च करवा भी लेते हैं। जैसे आप उनको कहते हैं कि जी ये जो है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी नरवल के अंदर कितने ऐसे जो लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे। अब ये जो डाटा कलेक्ट करके देती है मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कंपनी, मार्केटिंग रिसर्च कंपनी, एक तो ये एग्जांपल हो सकती है उसका। दूसरा मार्केटिंग डाटाबेस कंपनी। मार्केटिंग डाटाबेस कंपनी से मुराद वो वाली कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो हमारी मार्केटिंग डाटाबेस कंपनीज आ जाती हैं। इन्हीं दो बेसिस पे हम लोग अपने जो एक्सटर्नल डाटा है इसको 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कंपाइल्ड लिस्ट डाटा, इसके बाद दूसरा है सेंसस डाटा, और तीसरा है मॉडल्ड डाटा। कंपाइल्ड लिस्ट डाटा, ये वही चीज़ जैसे मैंने बताया कि किसी और ने अपने मकसद के लिए डिफरेंट किस्म के डाटा इकट्ठा किया हुआ है। किसी भी प्राइवेट पार्टी ने, किसी भी बिज़नेस ने, किसी इंडिविजुअल ने अपने मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है कि जो उनकी जो यहाँ पर जो इतने भी स्टूडेंट हैं उनकी फैमिली इनकम पर मंथ क्या है, पर मंथ फैमिली इनकम क्या है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल ने ये डाटा कलेक्ट किया था किस चीज़ के लिए? उन्होंने कलेक्ट किया था कि हम ये देख सकें कि बच्चे हमारी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ताकि अकॉर्डिंगली हम लोग फ़ीस का डिसीजन ले सकें। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल ने डाटा कलेक्ट किया हुआ था। इस डाटा को आप जो है आपने कोई कैफेटेरिया बनाना है आपने, फॉर एग्जांपल आप ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल से कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। हमने इस बेस पे अपनी जो हमें रेस्टोरेंट बनाना है या कैफ़े बनाना है, हमने उनकी प्राइसेस सेट करनी है इस इनकम के बेस पे। यानी कि किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ था, कंपाइल किया हुआ था, उस डाटा को आप लोग अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है एक्सटर्नल डाटा। दूसरा है सेंसस डाटा। सेंसस बोलते हैं जैसे आपकी मरदमशुमारी होती है, इस डाटा को बोलते हैं सेंसस डाटा। डिफरेंट सरकारी एजेंसीज ने, जिस तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो डाटा कलेक्ट करता है कि जी आपकी ओवरऑल पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, शरह ख्वानदगी कितनी है, यूथ कितनी है, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं। ये सरकारी इदारे, इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स के जो अदारे हैं, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, अपने जो है वो बजट एलोकेशन के लिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है ये वाला। आप इस पर्टिकुलर डाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ये, उन्होंने तो ओवरऑल पूरे मुल्क का इकट्ठा किया हुआ था। आप उसमें से वो एक आप अगर आप वेबसाइट विजिट करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आपको उसमें रिसेंट जो सर्वे जो है वहाँ पे मिलते रहते हैं, कोई ना कोई सर्वे वहाँ पे चलता रहता है। तो वहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा पर्टिकुलर जो शहर है, उस पर्टिकुलर शहर में कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि जिनका रुझान पढ़ाई की तरफ है, मिसाल के तौर पे। आप उस बेस पे आप लोग अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा एक्सटर्नल डाटा को हम लोग बोलते हैं सेंसस डाटा। उसके बाद आ जाता है मॉडल्ड डाटा। मॉडल डाटा ये आपके कंपाइल्ड लिस्ट डाटा से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वो जो कंपाइल्ड लिस्ट डाटा था ना, वो रॉ फॉर्म में था।
आपने वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा सेट लेके उस डाटा सेट में से आपने अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाली है, एक्सट्रैक्ट की है, आपको उसके ऊपर थोड़ी एफर्ट करनी पड़ी है। लेकिन मॉडल डाटा ये है, वो ऐसा डाटा होता है कि जैसा आपको चाहिए डाटा एज इट इज़ एग्जैक्टली आपको वैसा डाटा मिल जाए, उसको मॉडल डाटा कहते हैं उसको। अब ये जो आमतौर पे आपको डाटा मिलता है, ये आपकी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी, जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि जी नारवल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक हैं, आपको ये डाटा चाहिए। तो ये डाटा आपको, आप किसी रिसर्च कंपनी को कहते हो कि मुझे डाटा कलेक्ट कर दो, इस तरह का जो डाटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल्ड डाटा। और इसी डाटा के, ये आप लोगों ने आई बिलीव पहले ये टर्म सुनी होंगी, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक आपका होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसे हम लोग जो है वो खुद कलेक्ट करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए खुद करवाते हैं किसी से या खुद करते हैं। लेकिन ये डाटा पहले कलेक्ट नहीं हुआ होता, हम खुद करते हैं, चाहे हमारे कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज़ करें, चाहे हम लोग एक्सटर्नल जो रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज हम लोग लें इस काम के लिए। ऐसा जो डाटा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार से कितने लोग मुंसलिक हैं, ये डाटा अगर हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं या किसी रिसर्च फर्म को कहते हैं हमें डाटा कलेक्ट कर दो, ये हमारे पास प्राइमरी डाटा आएगा। सेकेंडरी डाटा, जैसे मैंने आपको वो सेंसस डाटा की एग्जांपल दी और कंपाइल्ड लिस्ट डाटा की, कि ऐसा डाटा जो कि ऑलरेडी किसी और ने अपने किसी मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया था। जैसे मैंने आपको फ़ीस की एग्जांपल दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल ने ये इन्फॉर्मेशन, मंथली इनकम वाली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी फ़ीस के डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी कंपाइल्ड डाटा है इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के रेट्स की डिसीजन मेकिंग के लिए, इस तरह के डाटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, प्राइमरी डाटा ऐसा जो कि पहले किसी और ने कलेक्ट नहीं किया, आप उसको खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो कि ऑलरेडी किसी और बिजनेस ने, किसी सरकारी इदारे ने अपने किसी मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया था, तो आप उसको अपने जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो है मिल के आपकी डाटाबेस की डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकते हैं और आपके इंटरनल डाटा को इन्हांस कर सकते हैं। अब ये भी एक है कि डाटा डाटा आपने बिल्ड करना है, डाटा बिल्डिंग स्कीम्स हो सकती हैं कि डाटा बिल्ड कैसे कैसे किया जा सकता है। उसमें कंपटीशन एंट्रीज, customers are invited to enter competition of skills or lotteries. They surrender personal data to on the entry forms. अब इसमें यह है कि आप डिफरेंट किस्म की गेम शो या इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अब ताकि कस्टमर को आप कहें कि जी हम फ़लाँ एक गेम चला रहे हैं, हम लोग फ़लाँ एक आपके लिए एक तरीकाकार है कि आप उसमें कम्पीट करें, कम्पीट करके आप जो है ना उसमें वो विन कर सकते हैं। आप लोग कोई एक पर्टिकुलर प्राइज़ विन कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म फिल करते हैं, जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आप जो है उनसे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक उनका एड्रेस है, उनकी मंथली इनकम है, उनका टेस्ट है, उनकी हॉबीज़ है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और आप गेम कौन सी करवाना चाह रहे हैं। अब इस तरह के कंपटीशन बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जा सकती है। दूसरा है सब्सक्रिप्शंस। कस्टमर में बी इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू अ न्यूज़ लेटर और मैगजीन अगेंस्ट रनिंग पर्सनल डिटेल। आप लोग जो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, इस तरह के जे स्टोर हैं और डिफरेंट इस तरह के जो है ना वो हैं फोरम्स हैं जहाँ से जो लोग पढ़ने लिखने के या रिसर्च करने का जो रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो वहाँ से उनको डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट मैगज़ीन्स उनको जो ना वो मिलते रहते हैं। लेकिन वो लेने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। एटलीस्ट आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, आपको जो है ना अपना वो नाम बताना पड़ता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ती है, या समटाइम होता है डेट ऑफ बर्थ वहाँ से फैच कर लेते हैं। इस तरह अगर आपकी अगेन वही बता रहा हूँ कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस तरीके की कोई जो है ना वो सब्सक्रिप्शन वाली कंपेन लॉन्च करके कस्टमर रेलिवेंट डाटा जो है ना वो गेन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, कस्टमर आर इन्वाइटेड टू रजिस्टर देयर परचेज, दिस मे बी सो दैट दे कैन बी एडवाइज ऑन प्रोडक्ट परचेज। अब उसमें यह है कि अब ये देखते हैं कि जब आपने अपने वो डिफरेंट पेजेस लाइक किए होते हैं या अपने कहीं पे अकाउंट बनाते हैं, दराज पे, अमेज़ॉन पे वगैरह, तो आपको उस तरह के एड्स आना शुरू हो जाते हैं।
आपको उस तरह के जो है ना उसी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के जो ना आपको ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैसे होता है कि आपने कहीं पर रजिस्टर किया था, तो जहाँ पे आपने रजिस्टर किया था तो वो एक जिस इंडस्ट्री में आपने किसी वेबसाइट पे किसी जो है वो सोशल जो ब्लॉग्स हैं, किसी ब्लॉग को आपने रजिस्टर किया था, वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, उस बेस पे आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट अपडेट आना स्टार्ट हो जाते हैं, रेलिवेंट जो कि आपके इंटरेस्ट की होती हैं, और आप फोकस्ड आपको जो है ना वो प्रमोशनल मैसेज आपको मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम एनेबल कंपनीज टू लिंक परचेज बिहेवियर टू इंडिविजुअल कस्टमर एंड सेगमेंट्स। When joining a program, customer complete application form providing company with personal demographic and even lifestyle data। आप जो है कंपनी कहती है कि जी आप हमसे पिछले आने वाले 2 मंथ के अंदर आप हमसे जो है ना वो 25,000 30,000 या 40,000 की परचेज़ करें, या फ़लाँ चीज़ के आप इतने दोस्तों को लेके आएँ, इतनी बार लेके आएँ, तो आपको हम फ़लाँ एक ऑफ़र दे देंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे हम। ठीक है, अब वो बेसिकली आपको लॉयल बनाना चाह रहे हैं, आपका साथ लॉयल्टी प्रोग्राम। अगर आप उस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप वो सर्टन फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोग गेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब वो सर्टन फाइनेंशियल बेनिफिट गेन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन सरेंडर करनी पड़ेगी। आपको अपना नाम, अपना जो जो इन्फॉर्मेशन कंपनी रिक्वायर करती है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो जो है आपको वो अकॉर्डिंगली डील कर सके। उनको पता हो कि ये कस्टमर जो है लास्ट टाइम कब आया था, कस्टमर जो है ना वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि जी आप 10,000 की परचेज़ करें तो आपको जो है ना उसके बाद इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अब उसने अभी तक 3,000 रुपये की परचेज़ कर लिया है उसने, तो ये कैसे पता लगेगा, अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी को ऑलरेडी एज ए कस्टमर प्रोवाइड की होगी। ये डिफरेंट किस्म की डाटा बिल्डिंग स्कीम्स हैं कि डाटा हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन है, सब्सक्रिप्शन है, रजिस्ट्रेशन है और लॉयल्टी प्रोग्राम है।